हेलो बच्चों, तो अपन इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग फिजिक्स में लगभग सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट की एक यूनिट बची है। उसमें वो भी अपन ने स्टार्ट कर दी थी। यूनिट का नाम था मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। यूनिट का नाम क्या था? मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसमें अपने बेसिक मटेरियल साइंस के बारे में पढ़ा था कि मटेरियल की कैसे अपने हिस्ट्री अपन ने पढ़ी थी कि कैसे कैसे मटेरियल आए। जैसे सबसे पहले अपनी स्टोन एज थी, उसके बाद अपना ब्रोंज एज थी, उसके बाद स्टील एज आई। तो अपने काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में अपन ने पढ़ लिया था इस चैप्टर में। अब देखो मटेरियल के बारे में आज अपन देखते हैं कि आपने देखा होगा कि एक आप ग्लास लेते हो, है ना, ग्लास का टुकड़ा लेते हो, और एक आप स्पून लेते हो या कोई भी मेटल लेते हो। जैसे ही आप ग्लास लेते हो, आप फर्श के ऊपर उसके ऊपर फोल्ड करोगे, उसको गिराओगे, तो क्या होगा, वो जो ग्लास होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने कोई स्पून या कोई भी मेटल का टुकड़ा आपने अगर नीचे गिराया तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ब्रेक नहीं होने का क्या रीजन है उसका? क्योंकि मेटल की, उस मटेरियल की आपकी क्या है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उस मटेरियल की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसकी वजह से वो क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल की अपन बात करें, जैसे आप टेबल की बात करते हो, जैसे तो टेबल क्या, वो भी एक तरीके का वुड क्या है, मटेरियल एक तरीके का। लेकिन उससे अपन कुछ चीजें बनाते हैं वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप माइल्ड स्टील यूज करते हो या कास्ट आयरन यूज करते हो तो वो मटेरियल काफी दिन तक चलता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहती है। इसका मतलब जो भी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी रहेगी या बिहेवियर रहेगा वो उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अंदर कैसा कंटेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अपन आगे इसके ऊपर आज का जो अपना टॉपिक है, ये मैंने बेसिक आपको थोड़ा बताया। आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। तो अपन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तो बॉन्डिंग इन सॉलिड पढ़ते हैं। देखो, सॉलिड के अंदर कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। अगर बॉन्ड को वैसे कैटेगराइज किया जाए सबसे पहले, तो बॉन्ड को अपन दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। प्राइमरी बॉन्डिंग, प्राइमरी बॉन्ड और सेकेंडरी। तो बच्चों, ये प्राइमरी और सेकेंडरी किसके बेस पे करते हैं अपन? अगर उस बॉन्ड की एनर्जी है वो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके, अगर आपका 0.05, तो बॉन्डिंग दो टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी बॉन्डिंग। तो प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग अपन कैसे कैटेगराइज करते हैं? इनके जो एनर्जी है, बॉन्ड की एनर्जी, उसके ऊपर अपन कैटेगराइज करते हैं। अगर आपके पास प्राइमरी बॉन्ड है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? बॉन्ड एनर्जी 0.5 से लेके अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है तो वो आपका क्या होगा? प्राइमरी बॉन्ड। ठीक है, और अगर सेकेंडरी बॉन्ड की बात करूं मैं, तो आपके पास एनर्जी है वो 0.05 से लेके अगर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक अगर एनर्जी है तो उसको अपन किस में लेते हैं? सेकेंडरी बॉन्डिंग में लेते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की। अब आपको बता देता हूँ प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग में कौन से बॉन्डिंग आएगी। जैसे आपने नॉर्मली जो बॉन्ड के नाम सुने हैं वो कौन कौन से सुने? आयनिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन, और उसके अलावा वॉन डेर वाल्स। यही बॉन्ड सुने जा रहे हैं आपने। तो देखो, इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी बॉन्ड है और कौन सा आपका सेकेंडरी बॉन्ड है वो आपको देखना होगा। तो आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट बॉन्ड है, ये तीनों आपके कौन से हैं? ये आपके है प्राइमरी बॉन्ड। इनको अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको
एनर्जी की वैल्यू क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको बॉन्ड एनर्जी की आप देख सकते हो वैल्यू 0.5 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। तो अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी बॉन्ड की, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड है। आपको पता होगा इसकी जो रेंज रहती है वो वैसे ही कम रहती है इन बॉन्ड की, तो इनके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है वो कम है, बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कम है। तो आपको पता होगा ये सेकेंडरी वाले बॉन्ड है, ठीक है। तो आज अपन कौन सी बॉन्डिंग पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आयोनिक, या बोल सकते हो आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो बच्चों, आयनिक बॉन्ड अपन किसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे? देखो, जैसे आपके पास मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, या पहले अगर ये बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है, जैसे बॉन्ड अपन किसको बोलते हैं कि दो चीजों के बीच में दो एटम्स, जैसे अपन अगर सॉलिड की बात कर रहा हूं तो मैं एटम की बात करूंगा, तो वो दो एटम होंगे, वो कुछ ना कुछ उनके बीच में शेयरिंग होगी, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। जैसे अगर आयोनिक बॉन्ड की बात करूंगा तो उसके अंदर कैसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेंगे, आपको देखा कोई भी दो एटम है, जैसे मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास एक एटम ये है, एक एटम ये, ठीक है। मैंने ले लिया कि ये क्या है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोरीन। अगर इस सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और इस क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो क्या इनके बीच में, क्योंकि जैसे ही आयोनाइजेशन होता है या आयन फॉर्म होते हैं, आयन फॉर्म होने के बाद आपको पता होगा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है ना। तो अगर एक पॉजिटिव एटम है, एक नेगेटिव एटम है, इसके ऊपर एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये दोनों क्या करेंगे, तो इसमें फोर्स लगेगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स को आपको पता है, कूलॉम का फोर्स आपने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R², उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, उनके ऊपर चार्ज क्या है, उसके बेस पे अपन उस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इनके बीच में बॉन्ड स्टेबल होगा। क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा, अगर कोई भी एटम, अगर सिंगल एटम की बात करूं तो सिंगल एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता है, सिंगल एटम कभी भी स्टेबल नहीं होगा। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, स्टेबिलिटी की कंडीशन आपने केमिस्ट्री में 11th और 12th क्लास में पढ़ी होगी कि कोई भी एटम, जैसे आपने देखा कि स्टेबल कब होता है, कंडीशन तो कब आती है कि जब इसका आउटर मोस्ट सेल है या जिसका अगर उसका ऑक्टेट है या डबलेट है वो कंप्लीट हो जाए, है ना, तो तब वो स्टेबल होता है। या उसकी एनर्जी क्या रहनी चाहिए, मिनिमम रहनी चाहिए, तब वो स्टेबल होता है। या उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी वैल्यू हाई रहेगी, तब वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो ये स्टेबिलिटी की कंडीशन रहती है अलग अलग। तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आयनिक बॉन्डिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है कि आपके पास दो एटम है, एक के, अब होगा क्या, ये कैसे पॉसिबल होगी, ये बॉन्डिंग बनेगी कैसे। जैसे आपके पास Na और Cl के क्या थे, एक Na का एटम था और एक Cl का एटम था, ठीक है। तो अगर Na के एटम की बात करूं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे इस Cl, ये Na क्या करे, अपना एक एटम इस Cl को दे दे, तो अगर जो एटम देगा बच्चों उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, ठीक है। तो इस सोडियम ने तो क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्लोरीन ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ बच्चों, आयन का फॉर्मेशन हो गया, आयनाइजेशन हुआ, आयन का फॉर्मेशन हुआ, तो अब ये दोनों को अट्रैक्ट करने लगेंगे, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका मतलब आयनिक बॉन्ड बना कैसे, ये आयनिक बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, या इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ इलेक्ट्रॉन का, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन क्या किया बच्चों, एब्जॉर्ब किया, एक्सेप्ट किया। तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्डिंग बनी है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आप देख सकते हो कि इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि आयन बने, इसका मतलब ये चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, है ना, और चार्ज बनते ही आपको पता है कौन सा फोर्स लगता है, कूलॉम फोर्स लगता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये बॉन्डिंग बच्चों बन जाएगी। अब देखो ये कैसे टाइप के मटेरियल में आपको
आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है ये जनरली क्रिस्टलाइन मटेरियल में मिलती है, क्योंकि बच्चों क्रिस्टलाइन मटेरियल जो भी है या क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनके अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा, उनकी जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो जनरली जो क्रिस्टलाइन होते हैं एक तो रिजिड होते हैं, रिजिड होंगे, दूसरा इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा, इनमें अपने को आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलती है। अब बच्चों ये अगर ये अब इसकी प्रॉपर्टी देखें इस आयनिक बॉन्ड की, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या प्रॉपर्टी रहती है। अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं, ये जितने भी ये आपके आयनिक बॉन्ड जिनमें होते जैसे NaCl है, तो ये सारे क्या रहते हैं, अगर सॉलिड है तो सॉलिड के केस में ये इंसुलेटर का ही काम करते हैं, है ना। तो अगर बात करूं इनके लिक्विड फेज किसकी, अगर इनके लिक्विड फेज की बात करूं तो बच्चों ये किसकी तरह वर्क करते हैं, कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं, है ना। तो ये सॉलिड रहेंगे तो ये कैसे वर्क करेंगे, इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। लेकिन अगर ये लिक्विड रहेंगे तो किसकी तरह वर्क करने लग जाएंगे बच्चों, कंडक्टर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड की एक अच्छी सी प्रॉपर्टी है। और भी खूब सारी चीजें होंगी, लेकिन आपके लेवल पे बेसिक इतना ही है। इस आयनिक बॉन्ड में अगर और होगा तो और भी इसमें आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है।